हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ का नियम क्या है और कितने इसके नियम हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो उससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या डायरेक्टली आपका किरचॉफ का नियम पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, देखिए किरचॉफ के नियम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम जो है हम पढ़ चुके हैं। ओम का नियम किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा, विभवांतर या प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, अगर धारा और विभवांतर दे रखा है तो प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, अगर प्रतिरोध विभवांतर दे रखा है तो धारा ज्ञात कर सकते हैं, धारा और प्रतिरोध दे रखा है तो हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो जब ओम का नियम हम अप्लाई करते हैं तो ओम का नियम हम एक सरल परिपथ में ही यूज कर सकते हैं, जहां पे एक सिंपल सा सर्किट होता है कि एक रेजिस्टेंस है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पे इसका प्रतिरोध R है और इसमें विभवांतर जो हो जाएगा V = I R। ठीक है, तो एक सिंपल से सर्किट में हम ओम के नियम का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो सर्किट हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सर्किट कुछ इस तरीके का सर्किट है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इस तरीके का एक सर्किट है, ठीक है, एक बहुत अच्छा सर्किट है और हमें इस सर्किट में इन दोनों पॉइंट के बीच में या इस R रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें विभवांतर निकालना है कि इसका विभवांतर कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरीके के एक जटिल परिपथ होता है, इस जटिल परिपथ में किसी भी विभवांतर के सिरों के बीच में अगर हमें किसी भी प्रतिरोध के सिरों के बीच में अगर विभवांतर ज्ञात करना है तो उसके लिए हम ओम का नियम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम किसी भी जटिल परिपथ को आसानी से हल करने के लिए या किसी जटिल परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए, किसी सर्किट में धारा ज्ञात करने के लिए हम किरचॉफ का नियम का यूज करते हैं। तो किरचॉफ ने अपने दो नियम प्रतिपादित किए थे, जिसमें से पहला नियम है इसका धारा का नियम, जिसको हम संधि का नियम कहते हैं, एंड सेकंड जो नियम है वो होता है वोल्टेज का नियम या लूप का नियम। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको तीन चीजें समझनी है किरचॉफ नियम को समझने से पहले आपको समझना है संधि किसे कहते हैं। संधि, इसको हम कहते हैं जंक्शन, इंग्लिश में कहते हैं जंक्शन। सेकंड लूप, लूप किसे कहते हैं, एंड थर्ड शाखा, ठीक ना, ब्रांच। अगर ये तीन चीज अगर समझ गया, ठीक ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा किरचॉफ का नियम। देखिए, कहीं पे भी एक परिपथ अगर हम बनाते हैं, सिंपल एक परिपथ बनाते हैं, ये हमारे पास एक परिपथ है A B C D T Q। ठीक है, तो इस परिपथ में हमें इन तीनों पॉइंट्स को डिफाइन करना है। संधि, सबसे पहले आता है जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कभी आप ट्रेन में सफर किया होगा आपने, ठीक ना, तो कहीं प्लेटफॉर्म में या कहीं स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो वहां पे किसी स्टेशन पे लिखा होता है, ठीक ना, दिल्ली जंक्शन, जैसे मान लेते हैं दिल्ली जंक्शन, ठीक, या छोटे स्टेशन पर रुकते हैं तो वहां पे लिखा होता है प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली जंक्शन एंड प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, तो जंक्शन का मतलब होता है जहां पे बहुत दिशाओं से ट्रेनें आती हैं, मतलब जहां पे एक से ज्यादा क्या होते हैं रूट होते हैं ट्रेन के, तो उस स्टेशन को हम कहते हैं जंक्शन। जहां पे ट्रेन एक दिशा से आती है और दूसरी दिशा को चली जाती है, मतलब एक ही वे है, एक ही रास्ता है, एक ही रूट है। अगर उस रूट में, वन रूट में अगर कहीं पे भी ट्रेन रुकती है तो कहलाता है प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म एंड जंक्शन, तो यहाँ पे भी सेम। जंक्शन का मतलब हो गया आपका कि एक ऐसा पॉइंट, परिपथ में एक ऐसा पॉइंट जहां पे करंट विभिन्न दिशाओं में जा सकते हैं, या करंट को प्रवाहित होने के लिए, या करंट अगर किसी परिपथ में प्रवाहित हो रहा है तो उस पॉइंट में एक दो से ज्यादा दिशाएं पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे करंट आया इस दिशा में मान लेते हैं, और इस पॉइंट पे करंट के पास दो रास्ते हैं, एक इधर जाने के और एक इधर जाने के। तो ये जो पॉइंट है Q, ये हमारा एक जंक्शन कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे,
संधि कहेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है ए, यहाँ से करंट आया और यहाँ पे करंट है निकल गया, तो ये हमारा जंक्शन नहीं होगा, इसको हम अगर कहेंगे तो प्लेटफॉर्म कहेंगे। सेम यहाँ पे भी करंट आया और करंट ऐसे निकल गया, तो ये भी हमारा जंक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही करंट सी पर पहुंचता है, ये हमारा सी, तो जैसे यहाँ से करंट आया, ठीक है ना, यहाँ से भी करंट आया, यहाँ से I2 करंट आया, यहाँ से I1 करंट आया, और यहाँ पे टोटल मिलके करंट कितना चला गया I। तो यहाँ पे दो दिशाओं से करंट आ रहा है और एक दिशा में निकल जा रहा है। यहाँ पे एक दिशा से करंट आया, दो दिशाओं में करंट निकल गया, तो यहाँ पे Q एंड पॉइंट C जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। जहाँ पे जिस बिंदु पर परिपथ के जिस बिंदु पर धारा के लिए दो से अधिक दिशाएं होती हैं आने या जाने के लिए, उस बिंदु को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शाखा पर। ब्रांच क्या होता है? ठीक है, ब्रांच एक पथ है एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाने के लिए, मतलब ये हमारे पास P, Q एंड C जो जंक्शन है, तो इस जंक्शन से इस जंक्शन तक जाने के लिए हम जो रास्ता यूज करेंगे, जो पाथ यूज करेंगे, उस पाथ को हम कहेंगे शाखा कहेंगे। देखिए, यहाँ से इस रास्ते से भी जा सकते हैं हम, तो ये हमारा फर्स्ट शाखा हो गया। हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ये हमारा सेकंड शाखा हो गया। हम इस रास्ते से भी यहाँ पे जा सकते हैं, ये हमारा थर्ड शाखा हो गया। तो एक संधि से दूसरे संधि तक जाने के लिए हम जिस रास्ते का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं शाखा या ब्रांच। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि हर शाखा में करंट जो है नियत होता है, मतलब इस शाखा में यहाँ पे करंट सेम होगा, इस शाखा में करंट नियत होगा और इस शाखा में करंट नियत होगा। और अलग अलग शाखाओं में करंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी एक शाखा या एक ब्रांच में करंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। मान लो यहाँ पे एक पाइप है ये, तो इस पाइप में यहाँ से जितना करंट जाएगा उतना करंट यहाँ पे फ्लो होगा, उतना करंट यहाँ पे फ्लो होगा, उतना करंट यहाँ पे होगा। पूरे परिपथ में पूरे ब्रांच में करंट जो है वो हमारा सेम होगा, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है लूप। लूप कहते हैं कि अगर किसी एक जंक्शन से चलना स्टार्ट करते हैं और उस परिपथ में घूमते हुए अगर उसी जंक्शन में पहुंच जाते हैं, तो जो एक क्लोज पाथ बनाएंगे, उस क्लोज पाथ को कहेंगे लूप कहेंगे। जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, Q से A पे गए, A से B, B से C, C से A आ गए, तो Q से A से B, C से B से C, C से Q, Q से A। सॉरी, ये पूरा हमारा क्या हो गया, बंद लूप हो गया, बंद परिपथ हो गया। तो इस बंद परिपथ को क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। या Q से चले C, C से गए D, D से P, P से Q, Q से C, C से D, D से P, P से Q, तो ये हमारा एक लूप हो गया। ठीक है, सेकंड लूप हो गया। या हम कह सकते हैं कि हम Q से गए A पे, A से B, B से C, C से D, D से P, D से P, P से Q, तो ये हमारा पूरा Q A B C D P Q, ये पूरा हमारा क्या हो गया, लूप हो गया। ठीक है, तो मतलब करंट का एक बंद अगर परिपथ है तो उस बंद परिपथ को हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। ठीक है, तो पहला जो किरचॉफ का नियम है वो संधि का नियम है, दूसरा जो नियम है वो लूप का नियम है। चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला है निकालना संधि का नियम। संधि का नियम, ठीक है। देखिए, संधि का नियम क्या कहलाता है, संधि का नियम उसे कहते हैं, ये संधि का नियम अप्लाई कहाँ पे होगा, किसी एक संधि पर। ठीक है, तो किरचॉफ संधि का नियम जो है सिंपल सा नियम है कि वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाले धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। सिंपल सा नियम है कि वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाले धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। ठीक है, ये शून्य तभी हो सकता है, देखिए सबसे पहले ये मान लेते जंक्शन है, यहाँ पे करंट गया, इस दिशा में करंट गया, इस दिशा में करंट गया, यहाँ पे करंट आया,
इस दिशा से करंट आया, बहुत सारी दिशाएं हैं, बहुत सारी दिशाओं से करंट आ रही है, बहुत सारी दिशाओं में करंट है जा रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे करंट आया I1, यहाँ से करंट आया I2, इधर गया करंट I3, यहाँ पे करंट गया, इसको I4 ले लेते हैं, ये I3 और ये हमारा I5। मतलब 3 करंट जो है वो संधि की तरफ आया और 2 करंट यहाँ से संधि से बाहर गया, ठीक। तो इस संधि पर, जो ये संधि है, इस संधि पर जितने भी धारा है, इन धाराओं का बीजगणितीय योग 0 हो। देखिए बीजगणितीय योग 0 तभी हो सकता है जब कुछ धाराएं प्लस हो, कुछ धाराएं माइनस हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी धारा संधि की तरफ आती है तो उसको प्लस लिया जाता है, अगर कोई भी धारा संधि से दूर जाती है तो उसका योग जो है वो ऋणात्मक लिया जाता है। तो संधि की तरफ आने वाली धाराएं ऋणात्मक, संधि की तरफ आने वाली धाराएं धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती है, साइन कन्वेंशन है इसका, ठीक है। तो इसको लिखेंगे समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। देखिए संधि की तरफ, संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संधि की तरफ आने वाली धाराएं धनात्मक होंगी, संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होंगी। तो देखिए यहाँ पे संधि की तरफ धाराएं आने वाली कौन कौन सी धाराएं, I1, I2 एंड I3। तो संधि के नियम से I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस संधि से दूर कौन सी धाराएं जा रही है, I4 एंड I5, तो माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर जो I4 प्लस I5, ठीक है। तो ये है संधि की तरफ आने वाली धारा, संधि की ओर आने वाली धारा बराबर है संधि से दूर जाने वाली धारा, ठीक है। ये जो संधि की तरफ आने वाली धारा और ये जो संधि से दूर जाने वाली धारा, मतलब जितनी धारा संधि की तरफ आती है उतनी धारा संधि से दूर चली जाती है। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है कि संधि की तरफ जितनी धाराएं आएंगी उतनी ही धाराएं इस संधि से दूर भी चली जाएंगी। जैसे एक छोटे से एग्जांपल्स लेते हैं, यहाँ पे एक संधि है, देखिए यहाँ से आया 2 एम्पीयर का करंट, यहाँ पे आया, यहाँ से आया 3 एम्पीयर का करंट। हमें पता है कि यहाँ पे एक संधि है और यहाँ से जब धाराएं दूर जाएंगी तो टोटल कितनी धाराएं जाएंगी, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 3, तो टोटल यहाँ पे निकलेंगी 5 एम्पीयर की धारा। तो संधि की तरफ आने वाली धारा का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि संधि पे कोई भी धारा स्टोर नहीं होगा, ठीक है ना। जब संधि पे कोई भी धारा स्टोर नहीं है, कोई भी धारा संचित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है ये आवेश संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। तो सिंपल से यहाँ पे नोट करके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि किरचॉफ संधि का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत का मतलब है कि धाराएं आनी है, धाराएं किससे मिलकर बनी होती हैं, आवेशों से। तो इसके मतलब इसकी तरफ जितनी धारा आवेश आएगी उतनी आवेश से निकल भी जाएंगी। तो यहाँ पे ना तो आवेश को ना उत्पन्न कर रहे हैं, ना ही आवेश नष्ट हो रहा है। आवेश उत्पन्न होना, ना आवेश नष्ट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो यहाँ से आया 10 कूलम का आवेश, यहाँ चला गया 10 कूलम का आवेश, तो जितना आवेश आया उतना ही आवेश इससे बाहर भी गया। तो इसका मतलब है कि आवेश ना तो उत्पन्न हुआ है ना ही नष्ट हुआ है। अगर नष्ट होता तो यहाँ पे 9.5 जाता, अगर उत्पन्न होता तो 10.1 जाता, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम है या संधि का नियम है या धारा का नियम है, ये जो है आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित
है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ पे कि संधि का नियम या धारा का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो एक क्वेश्चन आपका एक नंबर में बनेगा, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे क्यों आधारित है वो भी बता दिया मैंने आपको, आवेश संधि का नियम क्या है वो भी बता दिया। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ, देखिए ये संधि यहाँ पे जो पॉइंट है ये बहुत ही छोटा होता है, एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, एक नन्हा सा पॉइंट है, तो इसलिए इसके पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है कि वो आवेश को या तो स्टोर कर सके या वो धारा को स्टोर कर सके, इसलिए वो स्टोर नहीं कर सकता है, इसलिए जितना आता है उतना आगे वो बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म के जैसा या एक स्टेशन के जैसा काम करता है कि इधर से जितना आया उतना ही वो आगे की तरफ बढ़ा देगा और अपने पास कितना रखेगा, 0 रखेगा, इसलिए इसका योग कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा संधि का नियम, या इसको हम लिख सकते हैं धारा का नियम। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं किरचॉफ का सेकंड नियम, लूप का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।